हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मिडल ईस्ट टेंशन के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में यानी पेंटागन में मचा हड़कंप, अचानक बज उठे अलार्म। पेंटागन में लगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, गैस मास्क और प्रोटेक्टिव गियर पहनकर पहुंची रेस्क्यू टीमें। आखिर ऐसा क्या हुआ पेंटागन में कि पूरा अमेरिका हिल गया? दोस्तों क्या कहीं इसके पीछे ईरान की साजिश तो नहीं? आखिर ऐसा किसने करवाया होगा? दोस्तों जानकर आप भी चौंकने वाले हैं। रातों रात की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। वही बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा से पहले ही फ्रांस ने भारत को दे दिया सबसे बड़ा गिफ्ट। दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कर दिया बड़ा ऐलान। वहीं भारतीय नौसेना ने टाला समंदर में बड़ा धमाका। तेल टैंकर के फ्यूल टैंक में फंसा था जिंदा मिसाइल वॉरहेड। कैसे कमाल क्या भारतीय नौसेना ने। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन आपको बताएंगे। दोस्तों एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे लंबे कार्यकाल के लिए दी बधाई, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जहाजों पर उसने किया अटैक। दोस्तों बताएंगे अमेरिका ने अब बेशर्मी से कबूला कि हाँ हमने ही दागी थी जलवीर जहाज पर हेल फायर मिसाइलें। दोस्तों बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया अमेरिका ने। तो वहीं किसने सवाल उठा दिया कि ओमान में 3 भारतीयों की मौत हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन वहीं अगर 3 अमेरिकी मारे जाते हमसे तो सोचिए अमेरिका क्या करता। बताएंगे किसने ये सवाल खड़ा किया है। वहीं इतिहास रचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पहली बार इस देश पहुंचेगा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। तो वहीं दोस्तों लगातार बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों को पार कराने के बीच अब सीमा पर होने वाला है कुछ बड़ा आंदोलन। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीयों की मौत की वैल्यू भी इतनी कम नहीं है और भारत इसका जवाब लेकर ही रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और अहम जानकारी की, जहां कल रात दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। दोस्तों अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ, आपको बता दें। दरअसल मिडल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। वॉशिंगटन स्थित पेंटागन के एक हिस्से को गुरुवार को उस समय अचानक लॉकडाउन यानी बंद करना पड़ा जब वहाँ एक संदिग्ध और खतरनाक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक इस घटना के बाद इमारत के प्रभावित हिस्से में सुरक्षा के कड़े इंतजाम लागू कर दिए गए हैं। अर्लीगटन काउंटी फायर डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना की पुष्टि की है। विभाग ने बताया कि पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी PFPA की टीम की मदद के लिए फायर डिपार्टमेंट की स्पेशल हैजमेट टीम को मौके पर तैनात किया गया है और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। दोस्तों घटना के बाद पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने एक आधिकारिक बयान जारी करके स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इमारत के सुरक्षा प्रणालियों ने हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी का पता लगाया है। इसके बाद एहतियाती कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया था ताकि किसी बड़े खतरे को टाला जा सके। CNN के अनुसार पेंटागन के अंदर कई फ्लोर और कॉरिडोर को लॉकडाउन कर दिया गया और बाकी जगहों को खाली कराया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना खतरनाक पदार्थों से जुड़ी हुई है और इससे निपटने वाली टीमें, जिनमें खतरनाक पदार्थों से निपटने वाली टीम भी शामिल है, वहां पहुंच चुकी है। इस टीम ने जांच शुरू कर दी है। पेंटागन की ओर से बयान में कहा गया है कि जांच में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इमारत में मौजूद लोगों की मदद के लिए रेस्पॉन्स टीमें भी तैयार हैं। वहीं दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका इस बात को भी दबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पेंटागन में कुछ बड़ा हुआ है जो वो उजागर नहीं करना चाहता और इसके पीछे किसी की बहुत बड़ी साजिश है, या यूं कहे कि कोई छोटा देश, आप गेस कर पा रहे होंगे दोस्तों, जिसके साथ अभी भिड़ंत चल रही है, यानी ईरान भी बड़ा कुछ करने का प्रयास कर रहा था। इससे भी जुड़ी कुछ कयास लगाए जा सकते हैं, वरना अचानक से पेंटागन में इमरजेंसी लागू कर देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जिसके बाद पूरे अमेरिका में ही तहलका मच गया। एक तरीके से हर किसी की नजर पेंटागन के इस इमरजेंसी लॉकडाउन पर पड़ने लगी और व्हाइट हाउस पूरा हिल गया। अब इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले ही फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा गिफ्ट। राफेल लड़ाकू विमान के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर किया ऐलान। दोस्तों भारत की और बढ़ने वाली है ताकत। अब अच्छे तरीके से भारत राफेल का इस्तेमाल कर पाएगा। दोस्तों 114 राफेल विमानों के लिए अब फ्रांस टेक्नोलॉजी देगा और हथियार जोड़ने की गारंटी भी देगा। बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस यात्रा से पहले ये बड़ा कदम उठाया है फ्रांस ने। दोस्तों उनके यात्रा से पहले भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राफेल लड़ाकू विमानों के लिए तकनीक हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बोले तो TOTs और भारतीय हथियारों के एकीकरण यानी इंटीग्रेशन को लेकर पूरे तरीके से सहज है। फ्रांसीसी सूत्रों ने बताया कि मेक इन इंडिया इस सौदे का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। भारत द्वारा विकसित हथियारों, मिसाइलों और गोला बारूद को राफेल विमानों पर फोकस करना भी समझौता का अभिन्न अंग है। फ्रांस ने यह भी दोहराया है कि वो भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को केवल ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के रिश्ते के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे एक लॉन्ग टर्म रणनीतिक साझेदारी मानता है। भारत ने फ्रांस को 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए औपचारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बोले तो LOR भेज दिया है। यह सरकारी स्तर पर रक्षा खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक और औपचारिक दस्तावेज होता है। भारतीय वायुसेना IAF के लिए खरीदे जाने वाले ये राफेल विमान मेक इन इंडिया योजना के तहत निर्मित किए जाएंगे। इसके लिए फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करेगा। भारत ने इस सौदे के लिए कुछ गैर परक्राम्य यानी नॉन नेगोशिएबल शर्तें रखी हैं। इनमें स्वदेशी हथियारों का एकीकरण, भारतीय डेटा लिंक प्रणाली और डिजिटल नेटवर्किंग शामिल है। सौदे के तहत इंजन, एयर फ्रेम और एवियोनिक्स तकनीक का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके अलावा सभी 114 विमानों में भारतीय हथियारों और मिसाइलों को इंक्लूड किया जाएगा। डसॉल्ट सुरक्षित डेटा लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे राफेल विमान भारतीय रडार, सेंसर और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के साथ पूरी तरह जुड़ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फ्रांस ने यह फैसला तब लिया है जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 से 14 जून तक फ्रांस के नीस शहर का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के आमंत्रण पर हो रही इस मीटिंग में जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी जी 16 से 19 जून के बीच फ्रांस के एवियन और पेरिस का भी दौरा करेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। खास बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत मिलकर ये राफेल जेट बनाए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ये बड़ा बयान दिया, इसे मैं थैंक यू इमैनुअल मैक्रोन कमेंट में आप लोग अवश्य कहिएगा, उधर बता दें। सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, भारतीय नौसेना ने एक कच्चे तेल के टैंकर पर मौजूद बिना फटे वाले मिसाइल वॉरहेड को सफलतापूर्वक बरामद कर सुरक्षित रूप से निस्तारित कर दिया। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले महीने ओमान के तट के नजदीक इस तेल टैंकर ने ढांचे यानी हल में विस्फोट की सूचना दी थी और उसके बाद कोच्चि को बढ़ गया। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर MT ओलंपिक लाइफ संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह से कोच्चि आ रहा था। तभी 26 मई को ओमान के तट के पास उसके निचले हिस्से में धमाके की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि इस टैंकर पर कोई भी भारतीय नागरिक सवार नहीं था। प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद कोच्चि की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हुए जहाज ने बिना फटे आयुध के होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन यानी IFCIOR से जानकारी मिलने पर भारतीय नौसेना ने एक समन्वित कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों, कोच्चि स्थित भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान ने स्थिति का जायजा लेने के लिए विस्फोटक निस्तारण की एक विशेषज्ञ टीम तैनात की। एक बयान में कहा गया है कि टीम ने पुष्टि की है कि एक मिसाइल वॉरहेड जहाज के ढांचे को भेद कई संरचनात्मक कक्षों से होकर गुजरा और एक ईंधन टैंक के अंदर फंस गया, जिसके बाद सुरक्षित रूप से आयुध और उससे जुड़े मलबे को बाहर निकाल लिया गया। बयान में कहा गया है कि बरामद किए गए मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित रखने और उसकी विस्तृत जांच के लिए एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़े अनहोनी को टाला है भारतीय नौसेना ने। ऐसे में उनको थैंक यू इंडियन आर्मी तो बनता है। दोस्तों, उधर बता दें डोनाल्ड ट्रंप की दोगलापंथी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को दी बधाई और दूसरी तरफ भारतीय जहाजों पर ही कर दिए हमले। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने बेशर्मी से कबूला कि हाँ, हमने ही दागे जलवीर शिप पर हेल फायर मिसाइलें। जी हां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश व दूसरी तरफ भारतीय जहाजों पर हमलों ने एक बार फिर अमेरिका की दोगली नीतियों की पोल खोलकर रख दी। दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच अमेरिका ने भारतीय चालक दल वाले एक और वाणिज्यिक जहाज पर कार्रवाई करने की बात स्वीकार कर ली है। दोस्तों, अमेरिकी सैन्य कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने गिनी बिजाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर MT जलवीर के इंजन रूम पर 2 हेल फायर मिसाइलें दागी, जिससे जहाज निष्क्रिय हो गया। यह घटना ओमान के शिनास और सोहर तट के निकट हुई, जहां कुछ घंटे पहले जहाज में आग लगने और धुआं उठने की सूचना सामने आई थी। जहां वाशिंगटन भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती की बात कर रहा है, वहीं ओमान तट के पास भारतीय चालक दल वाले जहाजों पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने नई दिल्ली और भारतीय जनमानस में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहा हो, उसी देश की सेना भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में डालने वाली कार्रवाई आखिर क्यों कर रही है। खाड़ी में अमेरिकी हमलों की श्रृंखला
श्रीलंका के बीच MT सेटेबेलो पर 3 भारतीय नाविकों की मौत और MT जलवीर पर हेल फायर मिसाइलें दागे जाने की स्वीकारोक्ति ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की ओर से दोस्ती के संदेश और समंदर में आक्रामक सैन्य कार्रवाई के इस विरोधाभास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छेड़ दी है। दोस्तों आपको बता दें, अपने गुनाह को कबूल करते हुए क्या कहा अमेरिका ने। सेंटकॉम ने कहा कि MT जलवीर ईरान से तेल लेकर ओमान की खाड़ी से गुजरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो अमेरिकी बलों के निर्देशों को बार बार फॉलो नहीं कर रहा था, पालन नहीं कर रहा था। इसके बाद अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाते हुए 2 हेल फायर मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी सैन्य कमान का दावा है कि यह इस सप्ताह ऐसा तीसरा जहाज है जिस पर उसने कार्रवाई की है। दोस्तों एक सप्ताह में यह तीसरा अटैक है जहाज पर। सेटेबेलो घटना के बाद भारत ने अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माना अमेरिका दोस्तों, और अगले ही दिन, ठीक उसके अगले ही दिन MT जलवीर पर बड़ा अटैक कर दिया और बड़े प्यार से कह रहा है कि हाँ हमने ही दागी है इन जहाज पर मिसाइलें। अब आप इस सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की इस दोगली नीति, जहां वो एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की तारीफ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय लोगों की ही जान ले रहा है। ठीक इसीलिए दोस्तों ओमान में इन 3 भारतीयों की मौत के बाद वैश्विक चुप्पी पर ब्रह्मा चलानी ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछ लिया सवाल, कहा अगर अमेरिकी मारे जाते तब क्या होता। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मा चलानी ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों और उस पर वैश्विक प्रतिक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में चलानी ने कहा कि अगर किसी हवाई हमले में 3 अमेरिकी व्यापारिक नाविकों की मौत हो गई होती तो अमेरिका में 24 घंटे चलने वाला राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता, लेकिन हॉर्मुज के पास एक टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीय क्रू सदस्यों की मौत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित ध्यान नहीं मिला। दोस्तों ब्रह्मा चलानी की बात का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या इनका कहना सही है? ऐसे में आप भारत के मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या इन तीनों भारतीयों की मौत का बदला लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस प्रकार से लेना चाहिए? क्या वे ऑफ रिवेंज होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो दोस्तों, देखते हैं आप लोग क्या सुझाव देते हैं, ताकि अमेरिका को भी पता चले, बड़े बड़े देशों को भी पता चले कि एक भारतीय मौत की कीमत बहुत बड़ी कीमत होती है। जैसे अमेरिका अपने अमेरिकी के मौत की वैल्यू करता है दोस्तों, ऐसे ही दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक भारतीय की मौत की क्या वैल्यूज हैं। दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये भी कहना है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, 1 सेकंड भी नहीं लगना, इस वीडियो को दबा दीजिएगा ताकि ये खबर हर उन तक पहुंचे जिनको भारतीयों की मौत की कीमत का पता चल सके। वहीं आपको बता दें, अब डोनाल्ड ट्रंप ने रात में बड़ा ऐलान कर दिया कि अब वो ईरान पर अटैक नहीं करेगा। जी हां, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ले लिया यू टर्न, कहा डील पर हस्ताक्षर और जगह का जल्द ऐलान होगा। ईरान पर देर रात हमला करने की चेतावनी के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने किए जाने वाले हमले को अब रद्द करने की बात कह दी। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि ईरान से डील पर बातचीत एक हाई लेवल पर पहुंच गई है, साथ ही उसे मंजूरी भी मिल गई है। ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रूथ के जरिए जारी किया है। इससे पहले उन्होंने ईरान पर हमला करने की बात कही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, उसे मंजूरी मिल गई है। यूएसए के राष्ट्रपति के तौर पर मैंने आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले को और बमबारी को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि बातचीत और अंतिम बिंदुओं को सोच और विस्तार दोनों स्तर पर सभी संबंधित पक्षों ने मंजूरी दे दिया। इनमें अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य देश शामिल हैं। जब तक ये समझौता अंतिम रूप नहीं ले लेता तब तक नौसैनिक नाकेबंदी पूरे तरीके से लागू रहेगी। समझौते पर हस्ताक्षर का समय और स्थान जल्द ही बताया जाएगा, यह कहना है मिस्टर ट्रंप का। दोस्तों वहीं आपको बता दें, इतिहास रचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहली बार स्लोवाकिया पहुंचेगा कोई भारतीय प्रधानमंत्री, डिफेंस और निवेश पर रहेगा फोकस। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 से 16 जून तक स्लोवाक गणराज्य की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया कि 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। इस दौरे को भारत और स्लोवाकिया के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीबी जॉर्ज के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। इसके अलावा वो वहां के प्रमुख उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने तथा परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती टेक्नोलॉजी और रक्षा उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत बनाने पर विशेष जोर रहेगा। ऐसे में हैप्पी जर्नी पीएम मोदी जी कमेंट में आप लोग एडवांस में लिख दीजिएगा। वहीं बता दें, रूस को भी ब्रह्मोस देने की पेशकश, कंपनी ने कहा मिसाइल सप्लाई को है हम तैयार। जी हाँ, भारत और
और रशिया की रक्षा साझेदारी नए युग में प्रवेश करने वाली है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रूस के सहयोग से विकसित किया था, उस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अब रूस को निर्यात किया जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने कहा है कि वो रूसी नौसेना या थल सेना से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऑर्डर लेने के लिए तैयार है। अगर मॉस्को इसे खरीदता है तो भारत में आंशिक रूप से बनी ये मिसाइल प्रणाली उसके मूल टेक्नोलॉजी पार्टनर को ही वापस सप्लाई की जाएगी। अगर ऐसी कोई डील होती है तो ये एडवांस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रशिया का संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना 1995 में डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ माजिनो स्ट्रोयेनिया के बीच सहयोग से हुई थी। ये कंपनी विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मैक 2.8 800 किलोमीटर रेंज का डिजाइन, विकास, उत्पादन और मार्केटिंग करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मौजूद है और ये कंपनी भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों उधर बता दें बड़ी और चौंका देने वाली खबर, बांग्लादेश की इस्लामी जमात ने खोला भारत के खिलाफ मोर्चा। अवैध बांग्लादेशियों पर भारत ने किया एक्शन तो भड़का पड़ोसी मुल्क, सीमा पर क्यों करने जा रहा है बड़ा आंदोलन। आपको बता दें बांग्लादेश की जमात इस्लामी और उसके साथ जुड़े 11 विपक्षी दलों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, बगावत करने का ऐलान किया है। इस गठबंधन में शेख हसीना विरोधी छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी बोले तो एनसीपी भी शामिल होगी। इन दलों का आरोप है कि भारत जो है वो लोगों को जबरन सीमा पार भेज रहा है और सीमा के पास बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो रही है। इस विरोध कार्यक्रम की घोषणा जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान की ओर से की गई है। गठबंधन ने कहा है कि 12 जून को बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों और प्रमुख सीमा चौकियों पर विरोध रैलियां होंगी। इसके बाद 15 जून को राजधानी ढाका में बड़ी रैली और जुलूस निकाला जाएगा। गठबंधन ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगा दिया कि भारत लोगों को जबरन सीमा पार भेजने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ ये भी दावा कर दिया कि भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की गोलीबारी में बांग्लादेशी नागरिक मारे गए हैं, निर्दोष मारे गए हैं। ऐसा झूठा ब्लेम किया है दोस्तों बीएसएफ पर। भारतीय सीमा की ओर मार्च का ऐलान ऐसे समय हुआ है जब कथित पुश इन का मुद्दा बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पुश इन से मतलब बांग्लादेश के उस आरोप से है कि भारत जो है वो लोगों को जबरन तरीके से सीमा पार बांग्लादेश भेज रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में नई दिल्ली में हुई बीएसएफ और बीजीबी के महानिदेशक स्तर की बैठक से पहले ढाका ने भी ये मुद्दा उठाया था। हालांकि भारत इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि वो किसी को जबरन सीमा पार नहीं भेज रहा, बल्कि केवल अवैध विदेशी नागरिकों को तय कानूनी प्रक्रिया और दोनों देशों के बीच बनी व्यवस्था के तहत वेरिफिकेशन के बाद उनके देश वापस भेज रहा है। अब बांग्लादेश के इस्लामवादी दल इस मुद्दे को सिर्फ सरकारी बातचीत तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे सड़क पर भी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बीएसएफ के बाड़ लगाने पर भी चेतावनी दी है बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर 68 पॉइंट पर शुरू कर दिया अब नया बखेड़ा। उसने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण को लेकर भारत से औपचारिक रूप से विरोध जता दिया। बांग्लादेश का आरोप है कि इससे मौजूदा द्विपक्षीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है। ढाका ने नई दिल्ली को बताया है कि सीमा पर 68 जगहों पर बाड़ लगाने के प्रोजेक्ट में कई तरह की अनियमितताएं या कमियां पाई गई है। उसने कहा है कि जब तक इन अनियमितताओं को ठीक नहीं किया जाता तब तक 86 और जगहों पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम शुरू नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की तरफ से इस हफ्ते ढाका में भारतीय उच्चायोग इस बाबत एक संदेश भेजा गया है। इस संदेश में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने बांग्लादेश की सहमति लिए बिना ही सीमा के 150 गज के दायरे में कई गतिविधियां कर दी हैं। बांग्लादेश ने कहा है कि इन गतिविधियों में कंटीले तारों की बाड़ लगाना, सड़कें बनाना या उनकी मरम्मत करना, बॉर्डर पोस्ट या अन्य ढांचे बनाना और पुल पुलिया, तटबंध या इसी तरह के सुरक्षा ढांचे बनाना शामिल है। दोस्तों अब आप ही सोचिए दोस्तों, भारत जो चाह रहा है कि इन कंटीले तारों को लगाकर बाड़बंदी करके सीमा की झड़पों से फ्री हो जाएंगे और बांग्लादेशी घुसपैठिए दोबारा भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन बांग्लादेश को अब कंटीले तार लगाने से भी दिक्कत दिखाई दे रही है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। उधर बता दें वहीं पीओके में विरोध प्रदर्शनों के बाद अब बलूचिस्तान में मचा हड़ताल, सड़कों पर सरकारी कर्मचारी जबरदस्त मचा बवाल। दोस्तों पाकिस्तान की सरकार अपनी ही मार झेल रही है। आपको बता दें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों के महागठबंधन ने मांगों और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के विरोध में 2 दिन के प्रदर्शन और धरना शिविरों की घोषणा की है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन के आयोजक अब्दुल कदूस काकर ने बताया कि बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन गुरुवार से ही शुरू हो गया, जबकि 15 जून को धरना दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों और आम लोगों की समस्याओं को हल करने में सरकार की नाकामी की आलोचना की। गठबंधन ने महंगाई के अनुसार न्यूनतम
न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की है। साथ ही संघीय और प्रांतीय कर्मचारियों के बीच वेतन में मौजूद असमानता खत्म करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि एक ही ग्रेड के कर्मचारियों को समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे पहले 2 जून को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस यानी AGEA पंजाब के नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों की पुष्टि यानी खरीदने की क्षमता काफी कम हो गई है, जिससे सीमित आय में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं पीओके की जानकारी की बात कर लेते हैं, जहां पीओके के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना ने महंगाई, बिजली के बड़े बिल और बुनियादी हकों की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। इस फायरिंग में कम से कम 16 की मौत की खबर सामने आ रही है और 37 से ज्यादा घायल हैं। 5 जून से अब तक इस पूरे आंदोलन में मरने वालों की तादाद बढ़कर 53 हो गई है। दोस्तों, पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, वहाँ के लोग काफी वक्त से परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए गुजारा मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं। गेहूं और चावल जैसी जरूरी चीजें इतनी महंगी हो गई है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। अस्पताल नहीं है, रोजगार नहीं है और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई भी नहीं है। दोस्तों, वहीं भारत ने इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। कश्मीरी कार्यकर्ता जावेद बेग ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह यानी UNMOGIP को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान रावलकोट में अराज आतंक को अंजाम दे रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि UN तुरंत स्वतंत्र जांच कराए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने भी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम POJK में पुलिस बर्बरता की गंभीर रिपोर्ट्स देख रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। पाकिस्तान फर्जी वीडियो और झूठे प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। ये उसकी नाकामियों को छिपाने की हताश कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत का भी दोस्तों यानी साफ संदेश है कि पाकिस्तान जो है वो अपने ही लोगों को मार रहा है और फिर उसे भारतीय षड्यंत्र करार दे रहा है। भारत चाहता है कि दुनिया की नजर POJK में असली चेहरे पर पड़े। वहीं आपको बता दें, भारतीय आमों की एंट्री पर यू टर्न लिया नेपाल ने। कहा कोई बैन नहीं, नियमों के तहत जारी है आयात। ठीक सुना आपने दोस्तों, नेपाल ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो भारत से आम नहीं मंगाएगा क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कीटनाशक मिले होते हैं। लेकिन अब नेपाल ने पूरी तरीके से पलटी मार ली। नेपाल की सरकार ने अब साफ साफ कह दिया कि भारतीय आमों पर कोई रोक नहीं है। कुछ दिन पहले नेपाल के अधिकारियों ने कहा था कि भारत से आने वाले आमों में बहुत ज्यादा कीटनाशक पाए गए हैं। साथ ही बॉर्डर के पास खासकर मधेश प्रांत में आर्मी को बहुत जांच करने की सुविधा भी नहीं मिलती थी। दोस्तों, इस वजह से भारतीय आमों को रोक दिया गया था। मधेश प्रांत में भित्ता मोड़ नाम के एक चेक पोस्ट पर भारत से आम का एक बड़ा ट्रक रोका गया था। शक था कि फलों में हानिकारक कीड़े हो सकते हैं, लेकिन जब भारत की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला जिसमें लिखा था कि पौधे स्वस्थ हैं, तो वो ट्रक छोड़ दिया गया। जनकपुर धाम के एक फल सब्जी व्यापारी संघ के नेता भुवनेश्वर पूर्वे ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर भारतीय आम नहीं आए तो नेपाल में आम की कमी हो जाएगी। उनका कहना था कि जनकपुर धाम में हर रोज 50 से 60 टन से ज्यादा आम भारत के पड़ोसी जिलों से ही आते हैं, जो फिर काठमांडू और बाकी जगहों पर भेजे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। कहा सेना को पैसा नहीं दे रही वहां की सरकार। जी हां, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने गुरुवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि बढ़ते खतरों के बीच इस दौर में सरकार सेना पर पर्याप्त खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। हीली ने प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से कहा कि सरकार का डिफेंस इन्वेस्टिगेशन प्लान इस खतरनाक समय में देश की आवश्यकता से बहुत कम है। रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच मतभेदों की खबरों के कारण योजना को जारी करने में पहले से ही देरी हो रही थी। चीनी हिली ने अपने समर्थन त्याग पत्र में लिखा कि बढ़ते खतरों के इस दौर में देश की रक्षा के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है उन्हें जुटाने में आप असमर्थ रहे हैं और वित्त मंत्रालय इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां 4 दिन में टीएमसी के 4 राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा। दावा है कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा ममता मुझे चुने या अभिषेक को, ये ममता तय करेगी। दोस्तों, टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक और कोयल मलिक ने गुरुवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पिछले 4 दिन में 13 में से 4 राज्यसभा सांसद ममता को छोड़कर जा चुके हैं। 10 जून को सुष्मिता देव ने रिजाइन किया था। 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी छोड़ी थी। इससे पहले टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया था कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। वहीं 80 में से 58 टीएमसी विधायकों का भी अलग गुट बन चुका है। इस बीच ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की भी नाराजगी सामने आई। कल्याण की नाराजगी की वजह टीएमसी का फर्जी साइन केस है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को तय करना होगा कि वे मेरे साथ हैं या
अभिषेक बनर्जी के साथ। अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता, वे बहुत अहंकारी हैं, इसी वजह से पार्टी बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा अगर ममता दीदी को अभिषेक पर ही निर्भर रहना है तो उनके साथ रहें और मुझे छोड़ दें। अगर उनसे अलग रास्ता चुनती है तो मैं ममता दीदी के साथ खड़ा हूँ। यानी हर तरीके से मझधार में फंसा दिया है दोस्तों ममता बनर्जी को। सरकार जाने के साथ साथ अब उनकी पार्टी भी जाती दिखाई दे रही है। आप कह सकते हैं कि जो कल तक ममता के थे सबसे भरोसेमंद, आज वही बागी हो रहे हैं। और आज ममता को भी पता चल रहा होगा कि असली में कौन उनके साथ खड़ा था और कितना उनके जुल्मों को लोगों ने, सांसदों ने भी बर्दाश्त किया, जो आज उनको छोड़कर जा रहे हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।